एनसीईआरटी के 12वीं के इतिहास के पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। जब आप इस खबर को पढ़ें तो इस खबर के साथ साथ ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसे आप समझ लीजिए। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो सीबीएसई की बुक डिजाइन करती है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी में जीएस पेपर 1 के अंदर यूपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन यहां पर हम आगे बढ़े तो बहुत बड़ा प्रश्न जो कि एक बार में ही यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड जिन भी एग्जाम्स में इंटरव्यू दिया जाता है वहां पर यह प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। यदि किसी मेरे भाई का इन दिनों इंटरव्यू है तो वो पूरी तरह इस विषय पर तैयारी करके जाए, क्योंकि इंटरव्यू पैनल सवाल इस बारे में पूछ सकता है। क्या यूपीएससी में तो सवाल क्या पूछा जा सकता है, असल में तीनों ही जगह एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। डिफेंस में अक्सर मतलब डिफेंस के जो सीडीएस के या एसएसबी के जो इंटरव्यू होते हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं। क्या सुनिए, क्या इतिहास से छेड़छाड़ उचित है? छेड़छाड़, और बस आपको इसी फेरे में क्या छेड़छाड़ इतिहास से, अब आपको इसी फेरे में फंसा दिया जाता है। आपको लगता है आप अपने सेंटिमेंट्स के बारे में कुछ बोलिए। कौन सा? इतिहास क्या छेड़छाड़ उचित है। अब भाई साहब आपके सेंटिमेंट जानने की कोशिश कर रहा होता है इंटरव्यूअर बैठकर कि ये अब पिघलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे उचित और अनुचित पूछ लिया जाता है तो ऐसा लगता है कि आपसे कहा जा रहा है एक पक्ष तो आपको लेना ही है। आंसर राइटिंग में और इंटरव्यू में दोनों ही जगह आप इस एक आंसर देने वाली बात से बच सकते हैं। जैसे आप चोर हैं, आप कहेंगे नहीं है। आप ज्यादा मोटे हैं, आप आंसर करेंगे हां या ना, क्योंकि दोनों ही चीज में आप फंसेंगे। आप कहेंगे आप ज्यादा मोटे हैं, आप कहेंगे हां तो यार मैं इतना मोटा भी नहीं हूं। आप कहेंगे ना यार मैं इतना पतला भी नहीं हूं। समझ रहे? ये बिल्कुल वैसे ही हो गई। क्या आप 2 थप्पड़ खाएंगे? बोले नहीं। क्या आप 2 से 1 कम थप्पड़ खाएंगे? मर गए। 2 से 1 कम थप्पड़ खाएंगे, यानी कि हां कर दिया तो भी थप्पड़ तो पड़ेगा, ना कर दिया तो भी थप्पड़ तो पड़ेगा। क्या आप 2 से 1 कम थप्पड़ खाएंगे? इसका मतलब आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब मैं तो ये निकालूंगा इसको 2 की 2 थप्पड़ दो। क्या आप 2 से 1 कम थप्पड़ खाएंगे? हां, ले 1 तो खा ही ले। दोनों ही तरफ से मर गए ना। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर इस प्रकार का डायलेमा आता हो वहां पर इंटरव्यूअर आपको अटकाने की कोशिश करता है, परीक्षा आपको उलझाने की कोशिश करती है। ऐसी जगह पर आप अपने आप को संभालें और इंटरव्यू में या फिर आंसर राइटिंग में भावनाओं के साथ ना बहें, क्योंकि दोनों ही जगह प्लस और माइनस उपलब्ध हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ उचित है, यहां पर आपने कह दिया हां तो मर गए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हो जाएंगी जो कि सही नहीं है। आपने कह दिया नहीं तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हो जाएंगी जो करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति का आंसर एक लाइन में नहीं हो सकता। इनका आंसर हमेशा एक्सप्लेनेटरी होगा। कोई बहुत ज्यादा प्रेशराइज अगर आपको करके पूछे यस और नो में जवाब दो, तो आप कहना कि सर मैं इस सवाल को छोड़ना चाहता हूं, मैं इस सवाल पर एक लाइन में आंसर देने लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार इस सवाल का आंसर परफेक्टली यस और परफेक्टली नो नहीं हो सकता। इसका आंसर पार्शियली यस और पार्शियली नो हो सकता है, क्योंकि मुझे इस आंसर में कुछ तथ्य आपके साथ और ऐड करने हैं। बोले सर ये तो इंटरव्यू की बात हो गई, लेकिन आंसर राइटिंग में क्या करें? आंसर राइटिंग में भी जब आप आंसर दें तो इस घटना को इस प्रकार से लें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि इतिहास की पुस्तकों से छेड़छाड़ करके मुगल्स के चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब यह तो हो गया आपका करंट अपडेट। अब आपकी राय पूछी गई है कि उचित है अथवा अनुचित है, तो पहले आप फायदे गिनाएं या फिर पहले नुकसान गिना दीजिए और उसके बाद में फिर आप फायदे गिना दीजिए। दोनों प्रकार की चीजें आपको एक ही आंसर में लिखनी होंगी और जो निष्कर्ष आपको देना होगा वो सरकारों की नीतियों के अनुरूप, जो कि चल रहा है उसके अनुरूप देना होता है। आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, आप एक विद्यार्थी हैं,
आपका स्टैंड आपको राजनेताओं की तरह नहीं लेना होता है। आप अपने आप को तार्किक बनाएं। विद्यार्थी वर्ग से मेरी गुजारिश है, यदि कोई आंसर राइटिंग में आप उतर रहे हैं तो आप ये ना समझें कि आप स्पोक पर्सन है किसी पार्टी के। आपको ये समझना है कि आपको उसमें अच्छाइयां भी गिनानी है, आपको उसमें कमियां भी गिनानी है, और गिनाकर अंत में जो कंक्लूजन लिखना है उसमें बोलना है। क्या बोलना है? अपनी राय को उस बात से मर्ज करते हुए जो कि पॉलिसी का हिस्सा है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी, उसमें पाठ्यक्रम में संशोधन की प्रस्तावना की गई थी। उसी क्रम में अगर यह किया जाता है, सरकार में मतलब पॉलिसी जो बनती है नवनिर्माण की तरफ होती है, हमेशा सुधार की तरफ इसकी अपेक्षा की जा सकती है। धन्यवाद कहकर आप निकल सकते हैं। अपने कहकर आप निकल सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, उसको आपसे ज्यादा हर चीज पता है और वो आपकी इसी भावना को जांचना चाहता है, ये राजनेता बन के आया है या छात्र बन के आया है। आज हो ये गया है कि जितना भी ज्ञान लेने वाले लोग हैं वो ज्ञान को दो भागों में बांटकर पहले ही लेते हैं, प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है। आप ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इधर देखिए। एनसीईआरटी मॉडिफाइज सिलेबस चैप्टर ऑन मुगल एम्पायर फ्रॉम क्लास 12th हिस्ट्री बुक रिमूव्स। अब इस खबर को जान लीजिए, व्हाई एनसीईआरटी रिमूव चैप्टर ऑन मुगल फ्रॉम हिस्ट्री सिलेबस। एक्सप्लेनेशन भी आया है। क्लास 12th की किताब से कुछ बच्चे कहेंगे चलो अच्छा हुआ एक आध चैप्टर कम हुआ। देखिए, पहले तो खबर जान लेते हैं, फिर अपनी राय भी इस पर जान लेंगे, ठीक है। 10वीं और 11वीं की किताबों में भी कुछ चैप्टर्स में बदलाव हुआ है, जैसे द थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 और स्वतंत्र भारत में राजनीति। इन किताबों के अंदर परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन में क्या किया, किसने किया है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं कक्षा के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी में सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटाया गया है और हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का भी निर्णय लिया गया है। आप सबसे गुजारिश है, जितनी बड़ी मात्रा में आप उपलब्ध हैं, इतना सा तो कष्ट आप कर सकते हैं हमारे साथ। हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप वीडियो में प्रेजेंस जितने हैं वो लोग लाइक का बटन दबा दें, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, इतनी देर से हमें सुन चुके हैं, कृपया करके वो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे क्लिक कर दें, ताकि आपको ऐसी जानकारियां जब जब मिले वो आप तक पहुंचाने में हमें सुविधा रहे, ठीक है। आइए, क्या है एनसीईआरटी के नए बदलाव? अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुगल दरबार 16वीं और 17वीं शताब्दी और शासकों व उनके इतिहास से संबंधित अध्यायों को हटाया गया है। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिका के वर्चस्व की मतलब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या योगदान है उसको हटाया गया है, और द कोल्ड वॉर एरा इसको हटाया गया है। यूएस हेजिमोनी यानी अमेरिकी वर्चस्व हम चर्चा करते हैं ना, वो चैप्टर नागरिक शास्त्र से हटाया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताबों से, इंडिया इंडिपेंडेंस की पॉलिटिक्स से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर हटा दिया गया है। जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल बोले तो कांग्रेस का और दूसरा जन आंदोलन का उदय, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ आदि को पढ़ाया जाता था, हटा दिया है। एक बार के लिए इस बात का विश्लेषण यही कर लेते हैं, क्योंकि जो जो चैप्टर और भी किताबों में जो चैप्टर हटाए वो देख लीजिए। स्वतंत्र भारत में राजनीति की जो किताब है उसमें जन आंदोलन का उदय नामक जो चैप्टर है इसमें से वो हटा दिया गया है। 11वीं की जो बुक है उसमें थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री नामक जो किताब है उससे सेंट्रल इस्लामिक लैंड और संस्कृतियों का टकराव एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे चैप्टर हटा दिए गए हैं। बात की जाए हिंदी की बुक से तो गजल और गीत भी हटाए गए हैं। एनसीईआरटी ने हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए हैं। इसमें हिंदी आरोह भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल, अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत गाने दो मुझे,
इसको हटाया गया और विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी हटाया गया है। अच्छा, सेंट्रल इस्लामिक लैंड नामक जो चैप्टर है उसको भी नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ सीबीएसई का सिलेबस जिन जिन राज्यों में चलता है वो भी अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर और निकाली, मैं इस पर पार्ट 2 में आऊंगा, पहले पार्ट 1 पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर चलेंगे हम। देखिए पहला खबर यहीं पर विश्लेषण कर लेते हैं। सुर्खी तो ये हो गई कि इसको हटाया गया, क्या हटाया गया ये तो हमने चल लिया, कल के सेशन में मैंने चर्चा भी की थी। अच्छा, सवाल बनता है इन चैप्टर्स को क्यों हटाया गया? ठीक है, हिस्ट्री को हटाने के और हिस्ट्री को जोड़ने के दो तर्क हैं। जितने भी लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको या तो ये नहीं पता होता कि वो हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है या बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मध्यम मार्ग नहीं होता। बोरिंग इसलिए, अरे क्यों पढ़ रहे हैं, जो अब है इतिहास में लिखन, और ये बहुत बड़ी डिबेट है इसको लेकर के। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो आपस में उलझे पड़े हैं। अपन तो कुछ नहीं है, अपन तो पढ़ के पढ़ाने वाले टीचर हैं। वो भी मैं एक तरह से अपने आप को रिप्रेजेंटेटर या लेक्चरर ज्यादा समझता हूं, जो देखा उसको बोलकर बता दिया कि भाई दुनिया में ऐसा चल रहा है। अपन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने रच बच करके केवल उस सब्जेक्ट पर इतना ज्ञान अर्जित किया, जो इतिहासविद हैं, वो भी इस बात को लेकर बटे हुए होते हैं। किस बात को लेकर? कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ उचित है अथवा अनुचित। अगर आपको कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर मिल जाए और आप उनसे पूछें कि प्रोफेसर महोदय हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ सही है या गलत है, तो आपको दो प्रकार के जवाब मिल सकते हैं। वो भी आपको सही या गलत में जवाब नहीं देंगे। वो जैसे बोलेंगे सही है तुरंत वो अपना पक्ष रखेंगे, गलत है जैसे ही पक्ष बोलेंगे गलत है तुरंत फिर वो अपना पक्ष रखेंगे। तो पक्ष क्या होते हैं अब आप वो जान लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि सही है उनके पीछे का पक्ष जानिए। ये दोबारा सुन लीजिएगा भाई, ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूं ये बातें मेरी नहीं है, ये हिस्टोरियंस की बातें हैं, हिस्ट्री शीटर्स की नहीं। हिस्ट्री शीटर अपराधी होते हैं, हिस्टोरियन इतिहासकार, ठीक है, ये उनकी बातें हैं। क्या है इधर देखिए, जो लोग बोलते हैं इतिहास के साथ छेड़छाड़ उचित है, उनका तर्क होता है, क्या तर्क होता है? कि इतिहास हमेशा विजेता के पक्ष में और विजेता द्वारा लिखा जाता है। बहुत बड़ी बात है ये, पक्ष सुनिएगा साहब। डेमोक्रेसी, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी सुनवाई ना हो। डेमोक्रेसी असल में रामराज्य की बात करता है, अर्थात हर एक व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी में है चाहे वो माइनॉरिटी में है। लेकिन आज तक इतिहास अगर आपने उठाकर देखा है